सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं अपना लेक्चर नंबर टू ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड सीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट whenever the current is flowing through the conductor, तो there is a increase in temperature and हमने देखा था reason why there is an increase in temperature, and we have got the numerical value of that, okay, what is the heat produced when the current is flowing through the conductor, ठीक है, that is what we have studied, the Joule's law of heating. फिर हमने देखा था वी हैव सीन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ आवर अप्लायंसेस और द बल्ब्स इफ़ यू पुट देम इन सीरीज और द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हाउ इज़ द पावर इज़ बीन ड्रॉन इनटू द सर्किट, ठीक है, तो वो कंसेप्ट देखा था। और फिर हमने देखा था कि व्हाट इज़ माय, जो भी हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उसके ऊपर स्टैंडर्ड वोल्टेज और स्टैंडर्ड पावर लिखी रहती है, उसका मीनिंग क्या होता है, एंड अगर उससे कम वोल्टेज से कनेक्ट किया जाए, उससे ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए, उसको अप्लाइड वोल्टेज उससे कम या ज़्यादा दी जाए तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। फिर हमने देखा था कि ये इन्हीं अगर अप्लायंसेस को हम लोग इन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम लगाते हैं तो उनके नॉट द अप्लायंसेस बट द बल्ब्स एंड ऑल, इफ़ यू पुट देम इन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमने देखा था कि हाउ द इल्यूमिनेशन हैपन इन वन और द अदर केसेस, ठीक है, उसका इल्यूमिनेशन देखा था हमने, ब्राइटनेस से देखी थी विद द एप्लीकेशन ऑफ द पावर अक्रॉस देम, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था एंड दे वी स्टार्टेड सीइंग सम एप्लीकेशन ऑफ आवर हीटिंग इफेक्ट्स, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू सी टू मोर एप्लीकेशन ऑफ आवर थर्मल इफेक्ट्स, वन इज़ द फ्यूज़ एंड अनदर वन इज़ द पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन जो होता है हमारा, वी डू इट एट अ वेरी हाई वोल्टेजेस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग वी पुट अक्रॉस स्टेप अप ट्रांसफार्मर हेयर एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हेयर, तो हमारी जो पावर जनरेशन होती है दैट इज़ फ्यू केवीज, और फिर हम उसको वी डोंट सप्लाई द सेम पावर, वी डोंट सप्लाई द सेम वोल्टेज, व्हाट वी डू वी स्टेप अप दैट वोल्टेज, ठीक है, हम लोग स्टेप अप कर देते हैं थ्रू दिस स्टेप अप वोल्टमीटर। वाई डू वी डू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल इफेक्ट अक्रॉस द कंडक्टर, क्योंकि बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में देर इन ऑर्डर टू अवॉइड द ह्यूज पावर लॉस, सो वी डू दैट, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी दैट एप्लीकेशन टुडे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू सी सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस टुडे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा आज वी विल क्लोज डाउन जो हमारा इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्जेस था, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्जेस, आज हम क्लोज डाउन कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हम लोग देखते हैं फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है मेरा, एक नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक ये जो मेटेलिक वायर होता है इसके अंदर, ठीक है, इट इज़ जस्ट मेटेलिक कंडक्टिंग वायर जो कि मेड अप होता है लेड और टिन से, 75% लेड एंड 25% टिन, ठीक है। सो क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड इन द सीरीज़ विद जो भी आपका अगर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसके साथ ये सीरीज़ में लगता है। क्या होता है कि यू डोंट वांट टू, आप नहीं चाहते कि आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो, तो अगर इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चाहिए मेरे को 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे 3 एम्पियर फ्लो करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग फ्यूज़ लगा देते हैं, ठीक है, जो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी सपोज 2 एम्पियर है ना, तो उससे कम उसके सपोज जैसे वी पुट इट समवेयर अराउंड इसकी लिमिट के अक्रॉस लगा देते हैं 2 एम्पियर, इट इज़ द मैक्सिमम कैरिंग, इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इट 2 एम्पियर, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो इट इज़ द डिवाइस गेट डैमेज, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं 1.9 या 1.8 का फ्यूज़ लगा दो, जैसे ही इतना करंट पहुँचे इट विल गेट, फ्यूज़ क्या होता है, ये बर्न आउट हो जाता है इसके वायर एंड द सर्किट विल गेट ओपन, सर्किट ओपन हो जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाता है, फ्यूज़ में प्रॉब्लम, फ्यूज़ ख़त्म हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन very much helpful in saving your electrical appliances. तो ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है थ्रू योर अप्लायंसेस, सेफ्टी की तरह। क्या होता है, जैसी करंट जो भी करंट होता है, जितना भी मैक्सिमम मेरे को चाहिए अप्लायंस में, उससे ज़्यादा एकदम से करंट आ जाए तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, इट विल मेक द सर्किट ओपन सो दैट योर अप्लायंस विल नॉट गेट डैमेज, ठीक है। सो दैट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ योर करंट टू सेव योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। ये फ्यूज़ का मेरा फंक्शन था। आप देखते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन बेसिकली पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारा, तो हमारे यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ पावर जनरेशन, जो कि हमारे पावर जनरेशन हमारी होती है थ्रू द कोल, थ्रू द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोल हो गया, गैस, थ्रू द गैस वी रोटेट द टर्बाइन, और थ्रू द न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये 4-5 तरीके होते हैं हमारे फ्रॉम विच वी जनरेट। विंड भी होता है हमारा, नाउ नॉन रिन्यूएबल भी आ गए, विंड भी
आ गया. सो दीज आर द मेजर जो होता है थर्मल होता है. सो मेजर जो होता है तो फ्रॉम देयर द वोल्टेज विल बी जनरेटेड थ्रू द इन द जनरेटर. ठीक है, यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट होती है दैट विल बी अराउंड 11 kV और 13 kV और 22 kV लाइक दैट होती है. तो उसके वी डोंट सेंड इट लाइक 11 kV टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो पावर तो जनरेट बहुत दूर हुई है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे घरों में भी आनी चाहिए. इट इज़ गोइंग टू कम इन आवर हाउसेज ऑल्सो. तो हम लोग ये जो पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है 11 kV, हम लोग यही 11 kV नहीं भेजते. वी स्टेप दिस फ्रॉम 11 kV टू दीज 765 kV, 500 kV, 365 kV, 138 kV. हम लोग इसको स्टेप अप कर देते हैं थ्रू दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और फिर जैसे ही जिस पोजीशन पे मेरे को चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टेप डाउन कर देते हैं. जो पावर में स्टेप डाउन करके देन आई विल ट्रांसफर इट टू माय डोमेस्टिक हाउसेस. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है. हम ये वाला प्रोसेस देखेंगे, व्हाई वी हैव टू इंक्रीज दिस पावर. ठीक है, व्हाई वी हैव टू इंक्रीज दिस पावर. सो क्या होता है ना, पावर लाइन होती है, दीज आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स ओनली. तो क्या होता है उसमें लॉस होता है. लॉस क्या होगा, I² इंटू आर. ठीक है, I² इंटू आर जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, पावर ट्रांसमिट हो रही है मेरी एट अ वोल्टेज V. ठीक है, जो 11 kV जनरेट हुई है, अगर मैं वही वाली ले लूँ तो पावर ट्रांसमिट हो रही है एट 11 kV 11 एट सम वोल्टेज. तो यहाँ से मेरा करंट आ जाएगा P0 डिवाइड बाई V. ठीक है, ये मेरा करंट आ गया. अब नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू, जो मेरा लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है I²R. इफ़ आई पुट दिस वैल्यू तो मेरा लॉस जो आ रहा है दैट इज़ P² डिवाइड बाई V² इंटू आर. यहाँ पे देखो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, तो जितनी मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा उतना मेरा लॉस कम होता जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे यही है, इट इज़ लॉस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर. तो अगर आप 220 वोल्ट पे अगर आप 22 kV पे कोई ट्रांसमिशन कर रहे हैं, दैट इज़ 10⁻⁻⁴ टाइम लेस लॉस देन द अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं 220 वोल्टेज पे. ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स बिन यूज के इसमें यही है कि आप 220 वोल्ट पे जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे, तो उस पर क्या होगा आपका, द लॉसेस विल बी क्वाइट हाई. और लॉसेस का जो ऑर्डर क्या होगा 10⁴. ठीक है, सो इसलिए हम हायर वोल्टेजेस पे वी सप्लाई द वोल्टेजेस. ठीक है, हायर जो ट्रांसमिशन होता है दैट हैपन्स इन वेरी हाई वोल्टेजेस लाइक 765, 500, 345 जो भी आपने ट्रांसमिशन वायर्स देखी होंगी ना, तो दीज आर वेरी हाई. द पावर इज बीन ट्रांसमिटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेजेस. ठीक है, बिकॉज द लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई वोल्टेज स्क्वायर. ठीक है, पोटेंशियल स्क्वायर. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और देखते हैं कि इन आवर हाउसेस एंड ऑल. तो क्या होता है कि व्हेनेवर द बल्ब इज़ कनेक्टेड, जब भी बल्ब कनेक्ट होता है ना, तो बल्ब को क्या चाहिए मेरे को, बल्ब हाउ द बल्ब वर्क्स, इट नीड्स सम एनर्जी, सो इट नीड्स पावर I² इंटू आर. ठीक है, इट नीड्स पावर सो दैट इट कैन ग्लो. तो क्या होगा यहाँ पे, तो मेरे को करंट, इट नीड्स हाई वैल्यू ऑफ करंट, इसको मेरा हाई वैल्यू ऑफ करंट चाहिए. ठीक है, और अगर इसको मेरे को आई नीड टू पावर इट, इसको पावर करने के लिए क्या होगा मेरा, इसका जो होगा पावर इज़ माई V² बाई आर. ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए. अगर ये मेरा बिकॉज ये RC हो गया मेरा कंडक्टर, बिकॉज बल्ब तो कंडक्टर वायर से तो कनेक्ट होगा ना, बल्ब किसी ना किसी कंडक्टर, तो उसका भी रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे कंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो. ठीक है, ऐसे कंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो. ठीक है, ताकि जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो यहाँ ना होके मेरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो, ताकि मैं ढंग से इसको इल्यूमिनेट कर पाऊँ. ठीक है, ताकि ये जो मेरा V जो जा रहा है यहाँ पे, ये ड्रॉप इतना ना हो जाए कि मेरा जो V यहाँ पे पहुँच रहा है वो कम हो जाए. ठीक है, तो मेरा इल्यूमिनेशन कम हो जाएगा, मेरा जो बल्ब होगा. तो बल्ब को मेरे को मैक्सिमम इल्यूमिनेट कराना है. ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लो लेता हूँ. ठीक है, इसको लो लेता हूँ. बट क्या होता है अगर मेरा बल्ब निकल जाए, बल्ब एग्जिट हो जाए, बल्ब फ्यूज़ हो जाए, या बल्ब मेरा इफ़ यू रिमूव दिस बल्ब, ठीक है, बल्ब रिमूव हो गया, तो क्या है, इसका तो रेजिस्टेंस तो बहुत लो है कंडक्टर का. तो यहाँ पे वोल्टेज अगर आप देंगे तो बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट ट्रांसमिट होगा. तो दैट इज़ लाइक शॉर्टिंग योर सर्किट. तो इसके अंदर वही समझा रखा है कि बल्ब अगर आपने रिमूव कर दिया दैट इज़ लाइक शॉर्टिंग योर सर्किट. तो यहाँ पे यही है, जो कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना कम होता है सो दैट द बल्ब कैन हीट अप थ्रू द बल्ब कैन हीट अप रादर देन द कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर से नहीं हीट अप होना चाहिए, बल्ब शुड हीट अप. ठीक है, सो इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज RB, इफ ओनली योर कंडक्टिंग वायर इज देयर, देन हाई वैल्यू ये नहीं है आपका, तो देन हाई वैल्यू ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू इट, दैट इज गोइंग टू बर्न डाउन दिस. ठीक है, तो यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ करंट जाएगा, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, सो द इट फील्स लाइक द वायर इज शॉर्ट. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें. नाउ एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे गीज़र और हीटर्स होते हैं. ठीक है, उनमें क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V² बाई आर. तो यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो उनके जो रेजिस्टेंसेस होते हैं दीज आर क्वाइट लो रेजिस्टेंसेस. जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना ही पावर ड्रॉन होगा उसमें. ठीक है, उतना ही दे विल ड्रॉ द मोर पावर. ठीक है,
दे विल जो उसका पर्पस होता है टू गिव मोर हीट सो दैट द वाटर कैन बी, जैसे गीज़र हो गया तब और हीटर हो गया, टू गिव मोर हीट टू द एनवायरनमेंट, और द गीज़र हो गया टू प्रोवाइड मोर हीट, जो इनका पर्पस है. सो दैट कैन ओनली बी डन इफ़ वी हैव अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो हमने देखा है दैट वी यूज़ नाइक्रोम फॉर दैट. नाइक्रोम मटेरियल होता है दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर निकल एंड द क्रोमियम. सो नाइक्रोम से हमारा वी मेक वायर. ठीक है, नाइक्रोम से क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई रेजिस्टिविटी. ठीक है, सो हाई रेजिस्टिविटी होती है ना, तो मैं हाई रेजिस्टिविटी एंड इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. सो मेरा हीट क्या होता है? V²/R. ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया. मैं रेजिस्टेंस को लिख दूँ ρL/80 ऊपर चला गया. तो यहाँ पे अगर मेरी हाई रेजिस्टिविटी होगी मैं छोटा लेंथ का वायर बना सकता हूँ. ठीक है, मैं इसमें गीज़र में छोटा लेंथ का वायर डाल सकता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं डालना पड़ेगा. सो मेरा कॉस्ट बच जाएगा. ठीक है, इसलिए वी यूज नाइक्रोम बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी. हाई रेजिस्टिविटी है, मेरे को लेंथ बहुत छोटी, मैं छोटी सी लेंथ में काम चला सकता हूँ मैं. ठीक है, now it will not be oxidized with the heat and it is easy to drawn in the wire, so that's why we use nichrome. ठीक है, ठीक है, फिर यही था हमारा that's all in terms of concept. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. we are going to see questions. तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि पहला केस है कि ये ओपन है मेरा, ये मेरा स्विच ओपन है. ये तीनों वायर्स, ये तीनों बल्ब्स मेरे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है और तीनों का रेजिस्टेंस मेरा इक्वल है. तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो दैट मीन्स जो वोल्टेज है तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. V/3 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 V/3. ठीक है, तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. अब मेरे को इसके अंदर बताना है कि जब मैं S को क्लोज करूँगा तब इंटेंसिटी मेरे को A, B और C की इंटेंसिटी बतानी है. करंट इन द सर्किट बताना है, क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा. और पावर डिसिपेशन बतानी है, बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी आफ्टर क्लोजिंग. ये तीनों चीज़ें मेरे को बतानी है. तो अगर मैं पहला वाला केस देखूँ, जब ये मेरा ओपन है तो ये तीनों मेरे सीरीज़ में, ऑल थ्री आर इन सीरीज़. तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा तीनों के अक्रॉस V/3 हो गया. V/3 V/3 V/3. तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी मेरी व्हेन S इज ओपन? तो पावर तीनों की हो जाएगी PA = PB = P3 = V/3 होल स्क्वायर. तीनों के अक्रॉस V/3 है, डिवाइडेड बाय तीनों का रेजिस्टेंस सेम है R. सो दिस इज माई पावर व्हेन द स्विच इज ओपन. अब मैंने स्विच क्लोज कर दिया, दैट मीन्स कि जो मेरा करंट होगा वो ऐसे आ जाएगा. सो दिस विल गेट नो करंट, ये शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे करंट विल नॉट फ्लो इन दिस पार्ट, करंट विल फ्लो फ्रॉम एयर एंड कम बैक फ्रॉम एयर. ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा. अब इस केस में क्या हो गया, करंट मेरा इसी में फ्लो करेगा. नाउ जो मेरा V है, नाउ इट इज़ गॉट डिवाइडेड बाय V/2. पहले जो V/3 था, अब कितना हो गया, 2 में डिवाइड हो रहा है V/2. अब जब V/2 कम डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स मेरा जो इस वाले केस में क्या होती है, पावर इज़ नथिंग बट V²/R होती है. तो मेरा V बढ़ गया यहाँ पे, तो मेरा दोनों ज़्यादा इल्यूमिनेट करना शुरू कर देंगे, दोनों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. और वो कितनी बढ़ेगी, वी कैलकुलेट दिस इंटेंसिटी, VA VB अब मेरा हो गया V/2. पावर निकालो V²/4R, V²/4R और V²/R की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, दैट इज़ नथिंग बट 9 V²/R 9 टाइम्स ऑफ P. ठीक है, अब यहाँ पे V² 9 टाइम्स ऑफ P कर दूँ. सो नाउ माई पावर इज़ 9/4 टाइम्स ऑफ अर्लियर पावर. ठीक है, तो ये 2.2 टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिटी से चलेगा. A और B भी मेरा 2.25 ज़्यादा इंटेंसिटी से ये दोनों चलेंगे जो पहले चल रहे थे उससे. और C बिल्कुल नहीं चलेगा बिकॉज C के थ्रू कोई मेरा देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C. सो C मेरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ठीक है, सो C में देयर विल नॉट बी एनी लाइट. A और B में मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी 2.25 टाइम्स. ठीक है, करंट ऑब्वियसली करंट भी बढ़ जाएगा. पहले जो मेरा करंट कम हो जाएगा बिकॉज पहले रेजिस्टेंस था मेरा 3R. ठीक है, 3R था तो करंट कम था. अब मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R. सो नाउ माई करंट विल बी इंक्रीज. ठीक है, करंट विल बी इंक्रीज. पावर देखते हैं. पावर जो थी मेरी पहले थी V², पावर जो थी पहले, पावर जो सप्लाइड जो हो रही थी यहाँ पे, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ले लूँ तो 3R हो गया. तो पावर कितनी हो गई इनिशियली, V²/3R. अब कितना हो गया मेरी पावर, नाउ द पावर नाउ इज़ V²/2R. सो नाउ पावर इज़ ऑल्सो इंक्रीज. पावर इंक्रीज हो गई मेरी. ठीक है, पावर इज़ इंक्रीज्ड. अब मेरा बिकॉज पावर इन द सर्किट इज़ नाउ इंक्रीज, V²/2R हो गई. ठीक है, सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 टंगस्टन लैम्प है हमारे जिसका रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है. ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज. ठीक है, इन दोनों को पहले पैरेलल में लगाया है मैंने और फिर सीरीज़ में लगाया है. इन लाइटिंग द सर्किट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, in a lighting circuit of a negligible internal resistance given R1 is greater than R2 दिया हुआ है. which lamp will glow more brightly if they are connected in parallel मतलब दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज है. ठीक है, दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज है. तो दोनों के अक्रॉस जब V वोल्टेज है मेरे दोनों लैंप में, ठीक है, दोनों के अक्रॉस जब V वोल्टेज है
इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज है, दैट मीन्स V दोनों के अक्रॉस है, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा पावर क्या होती है, V²/R, ठीक है। यहाँ दोनों का V सेम है तो R पे डिपेंड करेगा, जिसका R कम होगा उस पर ज़्यादा वो ज़्यादा ब्राइट करेगा, ठीक है। यहाँ पे R किसका कम है, इसका कम है, तो ये ज़्यादा ब्राइट करेगा। सो यहाँ पे लो R मीन्स मोर ब्राइट, ठीक है। दैट इज़ इन पैरेलल में जब ये कनेक्टेड है, लो R मीन्स मोर ब्राइट। वो कह रहा है इफ़ द लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस R1 विल बर्न आउट, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 विल बर्न आउट हो गया, ठीक है। सो इफ़ इस तरीके से है, दिस इज़ माई लैम्प 1, लैम्प 2 और इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस वी आर टेकिंग 0, सो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी भी जो मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस लैम्प 2 विल बी द सेम V, ठीक है, विल बी द सेम V होगा। तो अब पावर कितनी हो गई, पहले सर्किट में कितनी पावर थी, P1 प्लस P2 दोनों चल रहे थे मेरे। पहले सर्किट में कितनी पावर थी मेरी, पहले सर्किट में मेरे P इनिशियल कितनी थी मेरी, V²/R1 प्लस V²/R2 दोनों चल रहे थे। अब मेरा ये डैमेज हो गया, ठीक है, केवल डैमेज हो गया। अब मेरी जो पावर आ गई, पावर नाउ इस केवल एक ही बल्ब चलेगा मेरा, तो V²/R2, ठीक है। अब मैंने देखा पावर मेरी कम हो गई पहले से, पहले मेरी ज़्यादा पावर थी P1 प्लस P2, अब मेरी पावर कम हो गई V²/R2 हो गई, ठीक है। इस केस में देखो जब पैरेलल में आपका एक बर्नआउट हो जाता है, आपकी पावर कम हो जाती है, इल्यूमिनेशन डिक्रीजेस, ठीक है। इल्यूमिनेशन डिक्रीजेस व्हेन योर लैम्प इज़ रिड्यूस, ठीक है। अब इल्यूमिनेशन कम हो गई। अब क्या है, अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँ, विच लैम्प विल ग्लो मोर ब्राइटली इफ़ आई कनेक्ट इन सीरीज़। अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ तो पावर क्या होती है मेरी सीरीज़ में, V²/R, ठीक है। यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना मेरा कम, तो इसमें क्या होगा, पहले नहीं इसमें V भी स्प्लिट होगा। अगर मेरा इफ़ आई कनेक्ट द लैम्प इन सीरीज़, तो इसमें जो वोल्टेज होगी वो इनके रेजिस्टेंस के अक्रॉस स्प्लिट होगी, ठीक है। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज़ यहाँ पे R1 ज़्यादा है ना, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, सो V1 इज़ ग्रेटर दैन V2। सो यहाँ पे जो होगा, जो पहला वाला बल्ब होगा वो ज़्यादा ब्राइट बल्ब होगा, सो फर्स्ट बल्ब विल एलिमिनेट मोर, ये ज़्यादा ब्राइट होगा देन सेकेंड बल्ब, ठीक है। आप कह रहे हैं R2 बर्न आउट हो गया, R2 बर्न आउट हो जाएगा। सो इसके अंदर क्या होगा कि पहले हमारा सर्किट था, सर्किट में R2 जब एक नाउ इट इज़ इन सीरीज़, ठीक है। अब ये मेरा बर्नआउट हो गया, इसमें बर्नआउट हो गया, दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो तो कम हो गया, अब एक ही रेजिस्टेंस है गया ना, तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स जो पावर फाइनल है मेरा I² × R, ठीक है। ऑल्दो मेरा R कम हो गया, पहले जो मेरा R था दैट इज़ R1 प्लस R2 था, बट मेरा जो I² का इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। I² का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे पहले जो था मेरा I² × R था, ये R1 प्लस R2 था, ठीक है, जो पहले करंट था। बट अब क्या हुआ, करंट मेरा डिक्रीज़ कर गया, माई करंट इज़ नाउ डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज करंट इज़ I इज़ इंक्रीज्ड बिकॉज नाउ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से मेरा रेजिस्टेंस हो गया, बिकॉज दिस इज़ नाउ बर्न, तो मेरा रेजिस्टेंस R1 हो गया बस, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है गया तो मेरा करंट बढ़ जाएगा, करंट इतना बढ़ेगा, करंट ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज और जो फैक्टर है I² का फैक्टर है यहाँ पे करंट का, ठीक है। तो I² का फैक्टर है, दैट मीन्स जो मेरा पावर फाइनल आएगा ना दैट इज़ मोर, तो पावर मेरा जो फाइनल आएगा यहाँ पे दैट इज़ मोर देन माई, जब मेरा दोनों रेजिस्टेंस दोनों मेरे लैम्प काम कर रहे थे। तो इसमें क्या हमने देखा, एक डिफरेंट सिनारियो कि यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन हो रही है जब दोनों साथ जल रहे हैं तब कम इल्यूमिनेशन हो रही है, जब एक बल्ब चल रहा है सीरीज़ में तब मेरी ज़्यादा इल्यूमिनेशन हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। पैरेलल में हमने क्या देखा, जब एक बल्ब चल रहा है तब इल्यूमिनेशन कम हो रही है, जब दोनों जल रहे हैं ज़्यादा इल्यूमिनेशन है। सीरीज़ में हमने क्या देखा, जब एक जल रहा है तब ज़्यादा इल्यूमिनेशन है, दो जल रहे हैं तो कम इल्यूमिनेशन है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरे को कह रहा है n आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एलिमिनेटेड बाय द पावर सप्लाई, वन बल्ब गेट फ्यूज्ड, द फ्यूज बल्ब रिमूव रिमेनिंग पावर अगेन एलिमिनेटेड विद द सेम पावर सप्लाई, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन इल्यूमिनेशन ऑफ ऑल द बल्ब। सारे बल्ब में फ्रैक्शनल चेंज इन इल्यूमिनेशन निकालना है, सो दैट मीन्स आपको पावर चेंज निकालना है कि पावर कितना चेंज हुआ आपका पहले और दूसरे केस में, बिकॉज योर रेजिस्टेंस विल गेट चेंज एंड वन बल्ब के अंदर कितना हुआ, ठीक है। तो हमें ये दोनों केस निकालना है और इसके अंदर जो की पॉइंट है दैट इज़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है। सो नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो अगर मैं देखूँ इफ़ ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका अगर मैं सबका रेजिस्टेंस देखूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया n × R, अगर एक का R है तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया NR। पावर हो गई पूरे सर्किट में, अगर मैं देखूँ पावर इस पूरे सर्किट में तो दैट इज़ V², अगर वोल्टेज मेरा सेम है, सेम पावर सप्लाई, V² डिवाइड बाई n × R, सो दैट इज़ माई पावर फॉर द कंप्लीट सर्किट। अगर मैं एक बल्ब की बात करूँ
फॉर वन पर्टिकुलर बल्ब, वन बल्ब की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेरी पावर कितनी होगी, सो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, मेरा सीरीज़ है तो सबके अक्रॉस V/N ड्रॉप हो रहा होगा, इन सब के अक्रॉस V/N ड्रॉप होगा, ठीक है, बिकॉज माई वोल्टेज इज़ V। तो यहाँ पे कितना होगा V/N होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक का रेजिस्टेंस R हो गया। तो यहाँ पे पावर ऑफ वन आ गई V²/N² इंटू R और पावर ऑफ ऑल आ गई V²/NR, ठीक है। तो ये एक मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, एक बल्ब मेरा ख़राब हो गया तो मैं यहाँ से करूँगा एक बल्ब माइनस कर दूंगा, तो पावर अब मेरी P' आ गई V²/N-1R। और यहाँ पे मेरा भी एक बल्ब ख़राब हो गया तो यहाँ पे पावर इन वन कितनी हो जाएगी, जो हर एक बल्ब में ड्रॉप होगी, ये टोटल सारे बल्ब की मिला के ड्रॉप है, ये एक बल्ब में ड्रॉप है। तो यहाँ पे एक बल्ब में ड्रॉप कितनी हो जाएगी हर एक बल्ब में, दैट इज़ V² डिवाइड बाय N-1 का होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है, ये मेरी हो गई। अब मेरे को फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। सो नाउ वन बल्ब फ्यूज़ हुआ तो दिस इज़ माई फाइनल पावर V²/N-1R, ये जो वन बल्ब की हो गई V²/N-1 होल स्क्वायर इंटू R। अब फ्रैक्शनल चेंज निकालना है मेरे को सारे बल्ब में कितना मेरा एलिमिनेशन में चेंज आया। सो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, तो आई डिवाइडेड बाई दिस, तो PI इनिशियल माइनस डिवाइड बाई ये -1 हो गया। इसको मैंने वैल्यू डाल दी PI की, दिस वैल्यू पुट इट P1 की और P1 की वैल्यू डाल दी, यू गॉट दिस। तो आपका जो फ्रैक्शनल चेंज आया 1 डिवाइड बाई N-1, ठीक है, ये फ्रैक्शनल चेंज आया सारे बल्ब में। अगर इफ़ वन बल्ब में हर एक इंडिविजुअल बल्ब में कितना एलिमिनेशन में फ़र्क आया, दैट इज़ यू पुट सेम वे आप इसको रखो और सेम वे आप यहाँ पे जो P2' की और P2 की वैल्यू पुट अक्रॉस कर दो एंड यू विल गेट दिस सिंगल बल्ब में ये इल्यूमिनेशन चेंज आएगा आपका, ठीक है। दिस इज देयर इल्यूमिनेशन चेंज इन द सिंगल बल्ब, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ठीक है, उसकी वोल्टेज रिस्ट्रिक्ट टू द वोल्टेज दिस ±1%, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा dV/V दे रखा है दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 220, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा dV/D रखा है दैट इज़ यू कैन से dV/V दे रखा है दैट इज़ 1% dV/V, तो इट इज़ द एरर इट इज़ बिन गिवन, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर दे रखा है। अब मेरे को इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है जो कि इतना, इसकी स्टैंडर्ड रेटिंग है 100 वाट, 220 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू इट। व्हाट विल बी द मिनिमम इन द मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय इट, ठीक है। सो हमारा पावर क्या होता है V²/R, ठीक है, पावर V²/R है। यहाँ पे क्या है मेरा, आई एम हैविंग द एरर इनटू इट, ठीक है, कुछ एक्यूरेसी है मेरी कि कभी कभार कम भी हो जाएगी वोल्टेज, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी पावर पे इम्पैक्ट आएगा। जब मेरी वोल्टेज कम होगी पावर पे इम्पैक्ट आएगा। सो माई P इज़ प्रोपोर्शनल विद R, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल, सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। तो हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी सीन इन द एरर केसेस। तो अब क्या करेंगे इसमें, विल टेक, पहले P² = V²/R है, पहले इसका करें, इसका लॉग ले लो, सॉरी P = V²/R, इसका लॉग ले लो, ये हो गया ln_P = 2 ln_V, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ln_P का डिफ्रेंशिएशन हो गया dP/P = 2 टाइम्स ऑफ dV/V, ठीक है। तो आपका dV/V कितना है 1% और आपका चेंज इन वोल्टेज कितना आ गया 2%। तो आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गई, सो 100 - 2% इज़ योर मिनिमम वैल्यू 98 वाट, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 102 वाट, 100 + 2, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 102 वाट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए सेल व्हेन कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस R, ठीक है, इट इज़ 60%, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए सेल व्हेन कनेक्टेड थ्रू द रेजिस्टेंस R, दिस इज़ माई एफिशिएंसी, ठीक है। व्हाट विल बी द एफिशिएंसी इफ़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 6 टाइम। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल रहा है, दैट मीन्स सम इंटरनल रेजिस्टेंस शुड ऑल्सो बी देयर, दैट्स वाई इट इज सेइंग द एक्सटर्नल, अदरवाइज उसने बस यही बोल दिया होता कि रेजिस्टेंस को मैंने 6 टाइम बढ़ा दिया। जब उसने एक्सटर्नल वर्ड यूज़ किया तो देयर मस्ट बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब एफिशिएंसी क्या होती है सेल की, एफिशिएंसी मीन्स नथिंग बट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर क्या होगी इसकी, आउटपुट पावर इट इज़ द रेजिस्टेंस के थ्रू द हीट, जो हीट जनरेट कर रहा होगा ये, दैट इज़ माई आउटपुट पावर। और इनपुट पावर कितनी है कि इस इनपुट पावर जो सेल की EMF है इंटू I, दैट इज़ माई इनपुट पावर। और आउटपुट पावर कितनी होगी I² इंटू R, दैट इज़ माई आउटपुट पावर, ठीक है। सो विल जस्ट पुट द वैल्यू है, एफिशिएंसी मेरी इस केस में 60% है, विल पुट इट इक्वल टू 60%। सो I² इंटू R डिवाइड बाई E इंटू I, ठीक है। सो दैट इज़ माई दिस इज़ माई एफिशिएंसी एंड दिस इज इक्वल टू 60%। अब यहाँ पे मैं I की वैल्यू डाल दूँ, I इज़ नथिंग बट E डिवाइडेड बाई R प्लस
इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है. सो दैट इज़ माई आई इन द सर्किट. तो यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. सो यहाँ से ई से ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आर डिवाइड बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 0.6. तो इससे मैं आर और आर में मेरा रिलेशन आ गया 2R इज इक्वल टू 3R, ठीक है. सो 2 external resistance is equal to 3 times of so external resistance is 1.5 टाइम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया यहाँ से. अब मेरे को पता है कि मेरा R is now external resistance is now increased to 6 times. So अब मैं external resistance यहाँ पे मेरी efficiency आ गई, it is R divided by R plus R ना. So now अब efficiency बतानी है मेरे को. जब external resistance 6 टाइम increase हो गया तो आप R की जगह यहाँ पे 6R रख दो, 6R और R को अब यहाँ पे you just put it R is equal to 2/3 R डाल दो यहाँ पे, ठीक है. तो R को आप 2/3 R डाल दो और you put the value of this R here. From here you can get this relationship and you will get in ये and this equation you put it R की वैल्यू डाल के you will get 2/3 R डाल दो यहाँ पे 2/3 R. सो R से R कैंसिल हो जाएगा, N आएगा आपका 90%, ठीक है. जैसे आपका 6 टाइम्स बढ़ गया योर एफिशिएंसी गॉट इंक्रीज टू 90%, क्योंकि अब हीट ज़्यादा निकलेगी ना. मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया मेरा, ठीक है. रेजिस्टेंस मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया तो हीट क्या होती है, हीट इज़ नथिंग बट I² इंटू R. अब R बढ़ रहा है आपका तो हीट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दैट्स वाई योर एफिशिएंसी इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज टू 90%, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेरे को ये बताना है अब इसमें ये सर्किट दे रखा है, 100 वोल्ट बैटरी है, पहले यहाँ पे रजिस्टर्स लगा हुआ है, ठीक है. फिर एक हीटर है, ठीक है. जो हीटर का मेरे को स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दे रखी है 1000 वाट. जब उस पर 100 वोल्ट के अक्रॉस 1000 वाट इट इज़ पावर जो कंज्यूम कर रहा है दैट इज़ 1000 वाट, ठीक है. इसके अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है आर का, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है आर की. और मेरे को ये दिया है कि हीटर ऑपरेट कर रहा है. नाउ माई हीटर इज़ ऑपरेटिंग, बट एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या है मेरा, जब ये 100 वाट पूरा का पूरा ये सपोज 100 वाट इसके अक्रॉस लग जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम 1000 वाट ऑफ पावर, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट माई स्टैंडर्ड वैल्यू. बट अभी क्या है, मेरे को बोल रहा है हीटर जो है 1000 पे नहीं 62.5 पे चल रहा है, बस 62.5 वाट पे चल रहा है, ठीक है. दैट इज़ व्हाट माई हीटर पावर. अब मैं इससे क्या करूँगा, ये मेरे को पावर दे रखी है, पावर इज़ नथिंग बट बाई V² बाई R, ठीक है. R में निकाल लूँगा अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है. स्टैंडर्ड वैल्यू डाली मैंने, R हीटर का निकाल लिया जो कि आया V² बाई P किया मैंने, इससे मेरा R आ गया हीटर का 10, ठीक है. ये मेरा हीटर का R आ गया. नाउ पावर जो मेरे को दे रखी है 62.5, पावर इज़ V² बाई RH, ठीक है. अब यहाँ से मैं इसके अक्रॉस हीटर के अक्रॉस निकाल लूँगा कितनी मेरी पावर है, ठीक है, कितनी मेरी वोल्टेज है, कितना मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है हीटर के अक्रॉस. हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूँगा मैं. तो हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला हमने, यहाँ से आ गया मेरे को पावर पता है, दिस इज़ पावर, RH पता है 10 एंड फ्रॉम हेयर V कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25 वाट, ठीक है. तो हीटर के अक्रॉस मेरे को पता लग गया ये जो ड्रॉप है मेरा 25 है, ठीक है. यही सेम मेरा ड्रॉप इसके अक्रॉस है, ठीक है. तो हीटर के अक्रॉस 25 है, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा 25 डिवाइड बाई 10, तो 2.5 एम्पियर करंट जा रहा होगा इसमें हीटर में. यहाँ पे बाकी आ रहा होगा जो इसका जो करंट आ रहा होगा उसका बाकी यहाँ पे आ रहा होगा 2.5 के अलावा. अगर मेरे को ये करंट पता लग जाए, ठीक है, और ये मेरे को पता है 25 है, 25 डिवाइडेड बाय करंट में निकाल दूँ तो मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी. तो मेरे को अब फाइनल निकालना है इसमें करंट कितना है, ठीक है. अब मैं निकालता हूँ पहले इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे. तो ये मेरा कितना है, सो दिस इज़ माई 25, ये 25 है, ये मेरा इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 75, बिकॉज ये 100 है ना, टोटल सीरीज़ में 100 है, 25 इन दोनों के अक्रॉस हो गया तो इसके अक्रॉस 75 हो जाएगा, ठीक है. पोटेंशियल ड्रॉप अब 75 हो गया तो ये 10 ओम का है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इसके 7.5 यहाँ पे है. हीटर के अक्रॉस मेरे को 2.5 पता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, ठीक है. ये 5 आ गया. इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप पता है 25 मेरा ये करंट है, दैट इज़ आई हैव गॉट इट. रेजिस्टेंस मेरा आ गया 5, रेजिस्टेंस आ गया 5. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. रेजिस्टेंस आ गया मेरा 5, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, मेरी एक इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 कॉइल्स, 2 कॉइल है, हैज़ 2 कॉइल ऑफ सेम पावर. व्हेन वन कॉइल स्विच्ड ऑन, एक कॉइल को जब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, 2 कॉइल हैविंग द सेम पावर, व्हेन वन कॉइल स्विच्ड ऑन इट टेक्स 15 मिनट्स टू बॉयल द वाटर, ठीक है. तो वाटर एक क्वांटिटी वाटर है, तो इसके अंदर बॉयल कब होगा, जब एक इतने अमाउंट ऑफ हीट चली जाएगी इसके अंदर, तब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा. तो पहला वाला जब मैं पहले वाले कॉइल के थ्रू लगाता हूँ मैं, तो इतनी हीट जब जनरेट कर रहा है वो कितनी टाइम में पीरियड में कर रहा है 15 मिनट में, ठीक है. इतनी हीट जो जनरेट कर रहा है पहले वाला कॉइल 15 मिनट में कर रहा है, और दूसरे वाले कॉइल के थ्रू अगर मैं जा रहा हूँ तो सेम अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट करेगा 30 मिनट में, ठीक है. सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है वो 30 मिनट में. तो द वाटर विल बी बॉइलिंग व्हेन
कॉइल 1 आई एम कनेक्टिंग 15 मिनट में कर दे रहा है, और यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये 30 मिनट में कर दे रहा है, ठीक है। सो वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड हीट और रेजिस्टेंस, तो इससे हम एक रेजिस्टेंस में हमारे को रिलेशनशिप मिल जाएगा। अब मुझे निकालना है कि हाउ लॉन्ग व्हेन द वाटर विल बॉयल व्हेन आई कनेक्ट देम बोथ ऑफ देम इन सीरीज़, ठीक है। जब मैं दोनों को सीरीज़ में कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को रेजिस्टेंस से ही रिलेशनशिप निकालनी है। तो इन दोनों से मैं जो 15 मिनट और 30 मिनट दे रखा है, इससे मैं रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप निकालूंगा। बिकॉज क्या होती है मेरी हीट, क्या होती है V²/R, ठीक है। हीट दोनों में सेम ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, और पोटेंशियल अक्रॉस दोनों के सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल इज ऑल्सो देयर, सो आई कैन राइट इट डाउन। हीट इज माई पावर इनटू टाइम। पावर क्या है V²/R, और टाइम पीरियड मेरा चेंज है, पहले के अंदर 15 मिनट है, 15 को मैं सेकंड में डाल दिया, ये मेरा R1 हो गया, और जो सेकंड वाली होगी इसको मैं इक्वेट कर दिया V²/R2 इंटू दूसरे में टाइम पीरियड लग रहा है 30 इंटू 60, ठीक है। यहाँ से मेरा R1 और R2 में रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। आई विल गेट द रिलेशनशिप इन R1 एंड R2। R2 आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। ये आ गया मेरा रिलेशनशिप, ये फर्स्ट रिलेशनशिप आ गया मेरा। अब मेरे को क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक व्हेन इट्स कनेक्टेड इन सीरीज़। अब जब सीरीज़ में कनेक्टेड है तब हीट सप्लाई कैसे हो रही है मेरी V²/R1 + R2 इंटू मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। हीट क्या होती है, पावर इंटू टाइम होती है ना, तो मेरे को यही टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग, ठीक है। टाइम निकालना है जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कनेक्टेड मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का R1 + R2 हो गया, V इसके अक्रॉस कनेक्टेड है इंटू टाइम, और ये कितनी हीट है ये ले लो आप वैल्यू, ठीक है। V²/R1 इंटू 15 इंटू T, हीट तो सेम ही रहेगी ना, इतनी हीट में ही बॉयल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू T की वैल्यू निकाल लो, V² से V² कैंसिल, R1 + R2 का मेरा रिलेशनशिप पता है आपको, R1 में डाल दो यहाँ पे रिलेशनशिप, ठीक है। R2 की वैल्यू 2R1 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे भी R1 है मेरा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T है। T आपका यहाँ पे 45 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो आपका बॉयल हो रहा है 45 मिनट्स में, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या होगा। पैरेलल में क्या होगा मेरा, हीट क्या होती है पैरेलल में, दैट इज़ V²/R1 + V²/R2, ठीक है, इंटू टाइम पे इंटू टाइम, और इसको मैं सेम इससे इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस, बिकॉज दोनों के अक्रॉस मेरा वोल्टेज सेम रहेगा ना, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, तो यहाँ पे हीट मेरी ये हो जाएगी, ठीक है। और सो माय हीट विल बी, जो इन दोनों कॉइल के अक्रॉस V²/R1 जो हमने ऑलरेडी देखी थी, पावर हमने देखी थी ना, पावर पैरेलल इट इज़ P1 + P2 हो जाती है, और सीरीज़ के अंदर पावर विल बी 1/P1 1/P2 हो जाती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हीट हो गई मेरी इस केस में V²/R1 + V²/R2 इंटू TP, वी आर इक्वेटेड विथ द सेम हीट जो हमने यहाँ से थी। पुट द वैल्यू R2 को R1 रख दो, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट द टाइम पीरियड लगेगा आपको 10 मिनट्स, ठीक है। तो पैरेलल में हमने देखा कम टाइम पीरियड में इट इज़ द वाटर इज बॉइलिंग, सीरीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है। सीरीज़ में वही हो गया ना, और वाई सीरीज़ में आपका दोनों रेजिस्टेंस आ गए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, बढ़ जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट डिप कर जाएगा, तो हीट क्या होती है I² इंटू RT, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ गया आपका, रेजिस्टेंस बढ़ गया, बट I बहुत ज़्यादा डिप कर गया ना, रेजिस्टेंस बढ़ने से I डिप कर गया, और I का यहाँ पे स्क्वायर का फैक्टर है, तो आपका हीट जो है कम सप्लाई करेगा, जो हीट जनरेशन होगा थ्रू दिस विल बी लेस, ठीक है। और इस केस में ज़्यादा होगा आपका हीट जनरेशन, बिकॉज यहाँ पे जो पैरेलल में जो आपके होंगे, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे रेजिस्टेंसेस, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपकी I विल बी इंक्रीज, I इंक्रीज होगा तो I² इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस दिस इज द क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू अ टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट। टोटल चार्ज जो पास हो रहा है इसके थ्रू इट, इफ़ द करंट इज इन द कॉइल, मेरे को निकालना है कितनी हीट जनरेट हो रही है थ्रू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर के थ्रू कितनी हीट जनरेट हो रही है मेरी, अगर टोटल चार्ज मेरा पास कर रहा है उसके थ्रू Q, और जो करंट फ्लो कर रहा है पहले यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, डिक्रीजिंग डाउन फ्रॉम 0 to infinity, फ्रॉम 0 to यूनिफॉर्म, डिक्रीजिंग डाउन टू 0 यूनिफॉर्मली, ठीक है। दैट मीन्स करंट इज डिक्रीजिंग डाउन यूनिफॉर्मली। सेकेंड केस में क्या रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग टू हाफिंग इट्स वैल्यू, दैट मीन्स द करंट इज रिड्यूसिंग डाउन एक्सपोनेंशियली, जैसे रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, लाइक दिस, करंट इज रिड्यूसिंग डाउन लाइक दिस। सो ये I हो गया, ये T हो गया। सो हर T0 टाइम के बाद इट इज़ वैल्यू इज़ गेटिंग 1/2। सो सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये 0 से, तो यहाँ पे वैल्यू I है, तो यहाँ पे I/2 हो गई एट T0। फिर यहाँ पे देखूंगा
T1 ये I/4 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि इट इज़ अ रेडियो एक्टिव, जैसे हमने डीके होता है उसी तरीके से कि इट इज़ गिवन T0 सेकंड के बाद, T0 इंटरवल के बाद इसकी जो वैल्यू है आई की वैल्यू हाफ हो रही है। तो यहाँ पे T0 मूव किया, सो T0 आप 2 सेकंड ले लो, 2 सेकंड में आई जो था पहले 10 था वो 5 हो गया 2 सेकंड में। अगले 2 सेकंड में जब मैं यहाँ पे 4 पहुँचूंगा तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ होती जा रही है इसकी वैल्यू। सो इस केस में दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी मेक, ठीक है। दिस इज़ अ एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो मेरा अब हमारा जो यहाँ पे है, हमारे को हीट निकालनी है। हीट इज़ व्हाट, दैट इज़ I² इंटू R इंटू टी, दैट इज़ व्हाट हीट। तो इस केस में बट वी हैव गिवन Q दे रखा है, हमारे को Q दे रखा है। तो Q इज़ नथिंग बट I इंटू टी, ठीक है। Q इज़ नथिंग बट I इंटू टी। और इस केस में Q कितना होगा कि ये जो मेरा यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो इस केस में जो Q होता है I इंटू टी होता है। I इंटू टी इज़ नथिंग बट माई दिस, इस केस में एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। Q इज़ एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इस केस में कितना हो जाएगा मेरा Q इंटू टी 1/2। सो यहाँ पे आप इस केस में Q टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। सो यहाँ पे आई टी ग्राफ में, आई और टी ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट इज़ गोइंग, जैसे हमने होता है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है V इंटू टी, तो वी टी ग्राफ में जो होता है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। सो सेम यहाँ पे जो आई टी ग्राफ होगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द चार्ज Q। तो यहाँ से भी मैं इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा, दिस एरिया आई विल फाइंड आउट दैट आई विल इक्वेटेड टू Q। सेम वे इसमें मैं एरिया निकालूंगा, बट यहाँ पे जो है मेरा करंट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली वेरिंग, ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर स्लोप नहीं है। सो आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन हेयर, आई का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है मेरे पास फंक्शन, बट इट इज़ नॉट लाइक यूनिफॉर्म फंक्शन इसकी तरह। तो यहाँ पे जो आई का जो फंक्शन है दैट इज़ I इज इक्वल टू I0 e⁻ लैम्डा टी, ये मेरे पास फंक्शन। और लैम्डा जो दे रखा है दैट इज़ अ कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट होता है, वो हम इस तरीके से निकालते हैं। अभी मैं बताता हूँ, पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं जब मेरा यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रहा है। तो जब मेरा करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रहा है तो इस केस में क्या मेरा चार्ज हो जाएगा, दैट इज़ I इंटू टी, वो क्या हो गया एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया 1/2 इंटू I0 इंटू T0, ठीक है। यहाँ से मेरा Q आ गया, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो। I0 कितना आ गया आपका 2Q/T0, ठीक है। बिकॉज आपको हीट निकालनी है, हीट क्या होती है I² R इंटू टी, ठीक है। आपको यहाँ पे I की वैल्यू में आपको यू हैव टू पुट ये यहाँ पे I की वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो इसमें I जो होगा यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस I, दिस इज़ अ लाइन ऑफ दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे अगर I के हम फंक्शन लिखें, I इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू m कितना है इसका, स्लोप नेगेटिव है तो माइनस I0 डिवाइड बाई T0 इंटू T0 प्लस I0, ठीक है। सो दिस इज़ माई लाइन, ठीक है। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। I इज इक्वल टू I0 माइनस स्लोप हो गया ये इंटू T0, ठीक है। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस I0 की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हियर बिकॉज आई डोंट नीड द I0, हमें I0 नहीं चाहिए, मेरे को टोटल चार्ज दे रखा है। सो आई विल जस्ट पुट दिस टोटल चार्ज यहाँ पे I0 की जगह। यहाँ से मैंने इस वाले से I0 निकाल लिया ना, सो ये I0 मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसमें, और इसमें I0 की वैल्यू डाल दूंगा। तो मेरा जो करंट इन रिलेशन विद Q आ जाएगा, ये आ जाएगा 2Q/T0 माइनस 2Q/T0², ये मेरा I का रिलेशन आ गया। नाउ मेरे को हीट निकालनी है, हीट क्या होती है I² इंटू R इंटू टी। आई जस्ट पुट दिस वैल्यू R हेयर, बट यहाँ पे वी विल टेक आउट द हीट फ्रॉम 0 टू T0, बट I इज़ नॉट कॉन्स्टेंट हेयर। तो वट वी विल डू, विल टेक अ स्मॉल, छोटे से टाइम पीरियड के लिए हीट निकालेंगे। सो विल टेक dt, ठीक है। 0 से T0 इंटीग्रेट करेंगे छोटे से टाइम पीरियड के लिए, वहाँ पे करंट कितना है मेरा I², जो एक एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड माई करंट इज I²। सो I² इंटू R इंटू टी, छोटे से टाइम पीरियड के लिए 0। सो ये DH आ जाएगी, ये H आ जाएगी, DH हमने छोटा सा निकाल लिया, इसको 0 से T0 इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा टोटल हीट आ गई। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ I², ये जो मैंने यहाँ पे निकाली है, क्योंकि मेरे को Q में ही चाहिए ना, मेरे पास Q ही दे रखा है टोटल चार्ज पासिंग। तो यहाँ से मेरा आ गया, दिस इज़ माई ये मेरा I² आपने यहाँ पे डाल दिया, एंड फ्रॉम देयर आपका जो इंटीग्रेबल फैक्टर है दैट इज़ योर T ओनली, ये दिस T ओनली, सॉरी इंटीग्रेबल फैक्टर है आपका Q इंटू
दिस टी ओनली इज़ इंटीग्रेबल फैक्टर, ठीक है, बाकी ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, बस दिस इज़ द ओनली इंटीग्रेबल फैक्टर डी टी के साथ, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर इफ़ यू ओपन इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट एज 4/3 क्यू स्क्वायर आर बाई टी नॉट, दिस इज द हीट यू विल गेट। सेकेंड केस में क्या है, आपका जो करंट है दैट इज़ गोइंग लाइक दिस, इस केस में भी हमने वही करना है, डी एच निकालना है एक छोटा सा, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी करना है, बट यहाँ पे आई निकालना है मेरे को क्यू की टर्म्स में जो टोटल चार्ज है, और ये कैसे निकालूंगा, क्यू मेरे को पता है, आई इंटू डी टी, अगर मैं एरिया लिखूँ, एरिया मेरा यहाँ पे इट विल नॉट, आई कैन नॉट टेक आउट द एरिया हेयर लाइक दिस प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर फंक्शन था मेरा लाइन का, तो आई को टेबल टू टेक आउट, तो यहाँ पे करूँगा मैं एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, फॉर स्मॉल टाइम पीरियड आई टेक द वैल्यू ऑफ माई डी, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा आप इसको, ठीक है। सो डी आई इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से टी नॉट टाइम तक, ठीक है। सो यहाँ से मेरा क्यू आ जाएगा, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू हेयर, और वहाँ से मैं आई नॉट निकालूंगा, ठीक है, विल सी दिस। तो पहले इसका मेरा फंक्शन आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा बाई टी, यहाँ पे जो लेमडा होगा दैट इज़ बिन गिवन हाफ लाइफ दे रखी है मेरे को, हर बार हाफ हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ, आई की वैल्यू 1/2 टाइम्स आई नॉट बाई 2 आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा, टाइम कितना हो गया मेरा कि टी नॉट टाइम पीरियड बाद, ठीक है, तो टी हाफ ले लूँ मैं, ठीक है। अब मैं दोनों को, अगर मैं आई से आई कैंसिल, अगर मैं इसको एल एन कर दूँ तो यहाँ पे होगा माइनस एल एन 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी बाई 2, तो यहाँ से मेरा लेमडा आ गया एल एन 2 बाई टी 1/2, ठीक है, यहाँ से मेरा लेमडा आ गया। सो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ माई लेमडा। अब हम क्यू निकालते हैं, आई मेरे को पता है, तो क्यू निकाला हमने, आई डॉट डी टी किया, आई की वैल्यू डाली, फ्रॉम हेयर इंटीग्रेट किया 0 से इन्फिनिट, टोटल चार्ज दे रखा है, तो 0 टू इन्फाइनाइट यू इंटीग्रेट इट बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी, दिस स्लोप दिस इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तो ये टी पे एंड हो रहा है ना, हेयर इट इज़ एंडिंग एट टी नॉट, बट इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी टोटल चार्ज, तो 0 टू इन्फिनिटी पुट किया, यू इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे ये फैक्टर बस इंटीग्रेबल है, यू पुट द वैल्यूज 0 टू इन्फिनिटी, फाइनली यू गॉट टोटल चार्ज आ गया मेरा आई नॉट डिवाइड बाय लेमडा, तो आई नॉट यहाँ से आ गया मेरा लेमडा इंटू क्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने हीट वाली इक्वेशन में जाऊँगा, हीट वाली इक्वेशन में स्मॉल हीट निकालूंगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, यहाँ पे आई की वैल्यू डालूंगा मैं लेमडा क्यू, आई की वैल्यू ये वाली डालूंगा, ठीक है, आई नॉट नहीं डालूंगा, आई नॉट तो ये वाला वैल्यू मैं वापस यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू डालूंगा, आई नॉट की वैल्यू मैंने डाल दी लेमडा क्यू ई माइनस लेमडा टी का होल स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करेंगे एंड फाइनली विल गेट दिस वैल्यू क्यू स्क्वायर आर एल एन 2/2 लेमडा 2 टी नॉट, ठीक है। लेमडा की वैल्यू आप डाल देंगे ये वाली एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा हीट आ गई व्हेन योर करंट इज हाफिंग, ठीक है, जो टी हाफ दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें, लेंथी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर इज एडजस्टेड टू इट्स लोएस्ट कैपेसिटेंस सी नॉट एंड इज कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज से कनेक्टेड है फॉर द लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड है, देन इट गॉट चार्ज टू क्यू नॉट, इस पर चार्ज आ गया होगा, इट गॉट चार्ज टू सी नॉट इंटू वी, ठीक है, इतना चार्ज हो गया होगा इस पर, तो ये चार्ज हो गया इस पर। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज आर, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटेंस स्टार्ट इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स स्टार्ट स्टोरिंग मोर चार्ज चेंज होना शुरू करेगा, चार्ज चेंज शुरू हो जाएगा, देन माई करंट इज स्टार्टेड फ्लोइंग। तो अब मेरे को बोल रहा है कि कैपेसिटेंस इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है सो दैट द करंट इज कांस्टेंट इन द सर्किट, ठीक है, करंट मेरा कांस्टेंट है सर्किट में, इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कितनी हो गई मेरी जो वोल्टेज सप्लाई इंटू जो कांस्टेंट करंट है, ठीक है, तो पावर सप्लाई कितनी होगी वी एस इंटू आई एस, दैट इज़ दोनों कांस्टेंट है तो वी इंटू आई हो गई, ठीक है। थर्मल एनर्जी जनरेटेड, हीट एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर, अगर मेरा कांस्टेंट आई है ये मेरा जो फ्लो कर रहा है आई स्क्वायर इंटू आर हो गई मेरी जो रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे को, ठीक है। थर्ड में से पूछिए इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, अब ये निकालते हैं हम लोग। सो इनिशियल चार्ज मेरा कितना था कैपेसिटर के ऊपर सी नॉट इंटू वी, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अब क्या है कैपेसिटर के सी बढ़ना शुरू हो गया, सी बढ़ेगा दैट मीन्स करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन, करंट आना शुरू हो जाएगा, करंट आएगा तो इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जी कैपेसिटर है ना जैसे मेरा, तो जैसे जैसे मेरा करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, सो इसके अंदर क्यू स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो एट सर्टेन टाइम इसके ऊपर क्यू कितना होगा दैट इज़ जो इनिशियल चार्ज था प्लस आफ्टर सम टाइम कितना चार्ज हो गया होगा इस पर आई, बिकॉज आई इज कॉन्स्टेंट है,
कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ना मेरा, कोई वो नहीं है जैसे नॉर्मल हमने डिस्चार्ज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में देखा था, वहाँ पे चार्जिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट में मेरा कितना हो जाएगा, आई इंटू इतने टाइम पीरियड बाद इतना चार्ज इस पर स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज़ माई चार्ज स्टोर्ड आफ्टर टाइम टी। ठीक है, मैं अब सेकेंड देखते हैं, इसमें मेरा ये चार्ज स्टोर आ गया। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस इट इज़ नथिंग बट जो ये मेरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस है दैट इज़ V माइनस आई आर, दैट इज़ माई पोटेंशियल अक्रॉस इट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बिकॉज V इज़ कॉन्स्टेंट, I इज़ कॉन्स्टेंट एंड R इज़ कॉन्स्टेंट। इसके अक्रॉस जो मेरा कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना होगा मेरा, VA माइनस VB इज़ नथिंग बट V माइनस IR होगा ना, तो ऑल द वैल्यूज़ आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सारी कॉन्स्टेंट है। अब मेरा जो U होगा इसके अक्रॉस जो U होगा, जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ नथिंग बट 1/2 जो इसके ऊपर एट सर्टेन टाइम पीरियड जो चार्ज होगा इनटू VAB जो इसके अक्रॉस मेरी पोटेंशियल है। अब मैं चार्ज की वैल्यू अगर मैं इसको निकालना है मेरे को, रेट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो रेट कितना हो जाएगा अगर मैं du/dt करूँ, रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज़ 1/2 dq/dt इंटू VAB, बिकॉज VAB इज़ कॉन्स्टेंट। आप पहले dq/dt करो, VAB कॉन्स्टेंट रखो, फिर Q को कांस्टेंट रखो, VAB को इंटीग्रेट करोगे, वो डिफरेंशिएट करोगे तो VAB तो कांस्टेंट है, तो वो वैल्यू वो वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरा फाइनल बचेगा 1/2 dq/dt इंटू VAB आपका कांस्टेंट है, यू पुट दिस वैल्यू V माइनस आई आर यहाँ से, और dq/dt आप यहाँ से निकाल लो, ये वाली टर्म आपने निकाली थी, तो यहाँ से dq/dt कर दो, आपकी वैल्यू हो जाएगी I। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाली, du/dt आ गई, ये आपकी I आ गई, dq/dt, सो 1/2 I इंटू VAB कितना आ गया आपका V माइनस आई आर। ठीक है, ये भी आ गया आपका V माइनस आई आर। तो यहाँ पे हमने देखा ये आया VI माइनस I²/R हाफ। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमने क्या इन्फर किया कि जो पावर सप्लाई जो हो रही है मेरी VI हो रही है, उसमें से जो मेरी एनर्जी जो हीट निकल रही है, जो मेरी हीट एनर्जी में जा रही है, सो VI मेरी पावर सप्लाई हो रही है, इसमें I²/R मेरी हीट एनर्जी की तरह जा रही है। ठीक है, और जो मेरी एनर्जी स्टोर हो रही है, सो पावर सप्लाई, सो एनर्जी जो विच इज़ स्टोरिंग इज हाफ ऑफ माई दिस इज़ हाफ ऑफ माई रिमेनिंग। ठीक है, हाफ ऑफ माई रिमेनिंग हीट रिमेनिंग, सो दिस इज़ माई पावर सप्लाई माइनस हीट, और इसका हाफ है दैट इज़ माई रेट ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, पावर सप्लाई ये थी, हीट मेरी I² इंटू R हो गई, और du/dt इज़ माई हाफ ऑफ मेरी, सो मेरी जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है दैट इज़ हाफ ऑफ माई VI माइनस I²/R, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा बेसिकली होता है ना, हमारा पावर सप्लाइड क्या होती है मेरी पावर du प्लस पावर सप्लाई, सॉरी पावर सप्लाई नहीं, आप हम पावर सप्लाई जो होती है मेरी दैट इज़ हीट एंड पावर डिसिपेटेड इन हीट प्लस du/dt जो नॉर्मल कैपेसिटर के केस में। बट यहाँ पे हमारी जो आ रही है दैट इज़ वी हैव सीन दैट इज़ हाफ ऑफ द एनर्जी, इन दोनों का माइनस करते हैं तब ये मेरा du/dt क्या आता है, पावर सप्लाइड V इंटू I माइनस I² इंटू R। ठीक है, नॉर्मल केसेस में। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मेरा जो पावर सप्लाई है, जो मेरी एनर्जी है ये इंक्रीज इन, दिस इज़ हाफ ऑफ दिस। ठीक है, हाफ ऑफ दिस है, नॉट फुल, हाफ कहाँ पे जा रही है। सो लेट मी जस्ट थिंक ऑन दिस कि हाफ व्हाट इज़ द, वेयर इज़ द हाफ गोइंग। लेट मी जस्ट गो डीप इनटू दिस क्वेश्चन अगेन। देखता हूँ मैं, आई विल ट्राई टू आंसर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मच हैज़ द फिलामेंट डायमीटर डिक्रीज। ठीक है, ड्यू टू द इवेपोरेशन इफ़ द मेंटेनेंस ऑफ द प्रीवियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड एन इंक्रीज इन द वोल्टेज बाय दिस मच। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मेरा फिलामेंट डायमीटर है डिक्रीज हुआ ड्यू टू द इवेपोरेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने केस दिखा था लास्ट में कि इवेपोरेशन की वजह से माई फिलामेंट का डिक्रीज। इफ़ द मेंटेन, अगर मेरे को प्रीवियस टेम्परेचर मेंटेन करना है मेरे को, सो आई हैव टू इंक्रीज माई वोल्टेज 1%। ठीक है, सो मेरे को निकालना है कि हाउ मच इज़ द फिलामेंट डायमीटर, कितना डिक्रीज़ हुआ होगा कि मेरे को टेम्परेचर सेम मेंटेन करने के लिए, स्टडी स्टेट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मेरे को वोल्टेज जो इंक्रीज़ करनी पड़ रही है 1% करनी पड़ रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेरा हीट जो फिलामेंट के थ्रू हीट जनरेट होती है दैट इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, जब ये स्टडी स्टेट में क्या होती है, हीट जनरेटेड विल गेट इक्वल टू माई
हीट ट्रांसफ़र, पहले क्या होती है मेरे हीट जनरेशन ज़्यादा होती है, ट्रांसफ़र कम हो रहा होता है, तो टेम्परेचर बढ़ा होता है, फिर एक लेवल पे जाके हीट जनरेशन विल गेट इक्वल टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उस केस में मेरा टेम्परेचर विल गेट कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में मेरे को दे रखा है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फिलामेंट, यहाँ पे मेरे को दे रखा है जो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट हो रही है फ्रॉम द फिलामेंट दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट। सो सपोज दिस इज माय फिलामेंट, तो जहाँ से जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज़ फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिलामेंट। तो मेरे को जो क्यू दे रखा है यहाँ पे, दैट जो हीट इसमें जनरेट हो रही होगी दैट हीट इज़ जो दैट द पावर विच इज़ जनरेटिंग इनटू इट दैट इज़ v²/r। सो ये कहाँ पे जा रही होगी, दैट इज़ हीट इनटू जो मेरी एमिट हो रही होगी दैट इज़ 2πRL। ठीक है, ये मेरी हो रही होगी। सो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो मेरी हीट एमिट हो रही है ना, सो दैट इज़ थ्रू द फिलामेंट सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ विल सी कि अब इसमें कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं, हमारे को ये देखना है कि डायमीटर को वोल्टेज के टर्म्स में देखना है कि हाउ इट इज़ रिलेटिंग, फिर हम वी आर गोइंग टू टेक द ln एंड डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको। अब हम देखते हैं पावर क्या है मेरी v²/r। सो दिस इज़ माई हीट जनरेटेड। ठीक है, दिस बिकॉज दिस इज़ माई हीट जनरेटेड इनटू टाइम t, दिस इज माई हीट जनरेटेड पर सेकेंड, और हीट एमिटेड पर सेकेंड विल बी सम k इंटू 2π एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया दे रखा है ना। हीट यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, हीट जो मेरा एमिट कर रही है दैट इज़ k टाइम्स ऑफ a, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आई विल पुट के हीट जो जनरेट हो रही है, हीट जनरेट कैसे हो रही है v²/r से, दैट इज़ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एरिया 2πRL। ठीक है, अब मैं r को इधर ले जाऊँगा तो v² मेरा आ गया, मेरे को डायमीटर ऑफ फिलामेंट करना है, तो रो इंटू l डिवाइडेड बाई पाई d²/4 हो गया, एरिया हो गया, इंटू k 2πRL। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा दिस वैल्यू इज़ कम, सो d² आ गया आपका नीचे। ठीक है, और ऊपर है मेरा हेयर ऑल्सो यू पुट इट d/2। ठीक है, इसको भी d/2 कर दो, तो यहाँ से एक d से d कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल टर्म्स आएगी यहाँ पे v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4π रो l² इंटू d। ये सारी मेरी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, केवल जो वेरिएशन आ रहा है इसमें आ रहा है, जिस और मेंटेन करने के लिए आई हैव टू इंक्रीज दिस 1%, इसको मेंटेन करने के लिए आई हैव टू इंक्रीज इट 1%। सो मेरा यहाँ पे आ रहा है v² इज़ माई 1/d। ठीक है, अब आप क्या करो, यू जस्ट टेक द ln, लॉग ले लो, तो 2 ln v इज इक्वल टू माइनस ln d। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों को, 2 इंटू dv/v इज इक्वल टू माइनस dd/d। तो मेरे को यहाँ पे ये दे रखा है dv/v इज़ बिन गिवन टू मी 1%, तो 2% ये हो गया। सो यहाँ पे 1% है ना, तो 1 इंटू 2%, तो दैट इज़ माई डिक्रीज इन माई dd/d। सो दैट इज़ माई डिक्रीज इन माई फिलामेंट। डिक्रीज कितना होगा, फिलामेंट डिक्रीज होगा मेरा 2%। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, फिलामेंट डिक्रीज विल बी 2%। 2% फिलामेंट डिक्रीज हुआ होगा, तभी आपको 1% वोल्टेज बढ़ानी पड़ी टू मेंटेन द प्रीवियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको पुराना जो बेसिकली इसमें स्टडी स्टेट में ये होता है ना, आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो आपका जब जैसी फिलामेंट मेरा कम हो गया, फिलामेंट कम हो गया, दैट मीन्स कि मेरा जो रेजिस्टेंस है दैट विल गेट चेंज, फिलामेंट का डायमीटर कम हो गया यहाँ पे, सो दिस डायमीटर विल गेट चेंज ना, डायमीटर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस मेरा अगर डायमीटर कम हो गया तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, डायमीटर कम हो गया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दैट मीन्स मेरा जो पावर हो जाएगी, ये वाली पावर हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। अब इस डिक्रीज को मेरे को मेंटेन करने के लिए मेरे को v बढ़ाना पड़ा। अब v कितना बढ़ाना पड़ा मेरे को, 1% बढ़ाना पड़ा, मेरे को v बढ़ाना पड़ा 1%। तो दैट इज़ व्हाट कि कितना डिक्रीज़ हुआ मेरा, जब मेरा 2% डिक्रीज़ हुआ तब मेरे को v 1% बढ़ाना पड़ा। ठीक है, सो यही था इस क्वेश्चन में। सो इन दिस वन ना हम लोग देख रहे थे ना जब ये लास्ट में, तो इसके अंदर हमने देखा जो सप्लाई हो रही है vi, हीट एनर्जी लॉस हो रही है इतनी, बट जो मेरी गेन इन पोटेंशियल, गेन इन एनर्जी ऑफ माई कैपेसिटर हो रही है, दैट इज़ इसका भी हाफ हो रहा है, जो इसका v PS माइनस h करूँगा मैं, तो इसका भी हाफ मेरा गेन हो रहा है, ये मेरा पर एनर्जी में। ठीक है, जो बाकी का हाफ जो जा रहा है ना, आई थिंक यहाँ पे जो कह रहा है ये एट t इक्वल टू 0 इस कैपेसिटेंस स्टार्ट्स टू इंक्रीज, दैट इज़ कांस्टेंट करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इट। तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि ये जो कैपेसिटेंस की जो मेरी प्लेट्स हैं, दैट प्लेट्स दैट इज़ जो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर रहा है ना, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर रहा है, दैट मीन्स दिस डी इज़ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके अंदर जो मेरी फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दीज टू प्लेट्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पे कुछ एक एनर्जी जो जा रही होगी दैट इज़ टू
make this plates move together. I think that is one of the reason, but let me check, that may be one of the reason. ठीक है, तो anyways let me check it, I'll see if I could able to find it. ठीक है, चलो फिर that's all for today. अब हमारा करंट वी हैव डन, वी आर ओवर विद आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमने जो पार्ट 2 हमारा फिनिश हो गया. पार्ट 1 हमने देख लिया था मैकेनिक्स 1, पार्ट 2 हमारा फिनिश हो गया, जो कि हमने मूविंग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने थे. हमने स्टेशनरी चार्जेस देखने थे और मूविंग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने हैं. अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिक्स 2, जिसके अंदर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, देन आर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो इतना हम लोग अब कवर अप करेंगे द पार्ट 3. पार्ट 4 में अब हम फिर मिलेंगे विद मूविंग चार्जेस की वजह से आर मैग्नेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, तब हम देखेंगे. चलो फिर ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू.